नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं अप्रैल 2021 में, और ये विधानसभा चुनाव कैसे होंगे इसकी एक झलक अभी से दिखने लगी है। क्योंकि अगर बात राजनीतिक हत्याओं की हो तो देश में सबसे ऊपर जिस प्रदेश का नाम आता है वो है पश्चिम बंगाल। वहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती हैं और तफ्तीश के बाद पता चलता है कि मरने वाले का संबंध किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से रहा ही है। कभी बीजेपी नेता की हत्या होती है तो कभी कांग्रेस नेता की, कभी टीएमसी नेता की हत्या होती है तो कभी लेफ्ट के नेता की, और जिस पार्टी के नेता की हत्या होती है वो सत्ताधारी पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाता है। अब भी पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है जिसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, और इससे निपटने के लिए सीएम ममता बनर्जी की पुलिस लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले तक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन हत्याओं की शुरुआत कब और कैसे हुई और अभी क्या हुआ है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। पहले आपको बताते हैं कि अभी क्या हुआ है। हाल के ही दिनों में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। पहले तो बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 50 कारों के काफिले के साथ मनीष शुक्ला की डेड बॉडी लेकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी ने 8 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के सचिवालय नाबन्ना को घेरने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरकार की ओर से आदेश आया कि नाबन्ना में 8 और 9 को सैनिटाइजेशन होगा, लिहाजा सचिवालय बंद रहेगा। हालांकि बीजेपी ने 8 अक्टूबर की सुबह से ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव कर दिया गया। जवाब में पश्चिम बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे तेजस्वी सूर्या, लॉकेट चटर्जी, मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी ने प्रदर्शन को और भी बड़ा बना दिया है। लेकिन अगर थोड़ा सा इतिहास पर गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। इस राज्य में जो भी विपक्ष में रहता है उसके कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती ही रहती हैं। इन हत्याओं की शुरुआत होती है 1967 से। तब पहली बार राज्य में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए वाम दलों का समर्थन लेना पड़ा था। अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो उसे दिक्कत होनी शुरू हो गई। उसने प्रतिरोध शुरू किया और यहीं से पश्चिम बंगाल में हिंसा की भी शुरुआत हुई। इस हिंसा में तेजी तब आई जब 1972 में विधानसभा के चुनाव होने थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी रहे सिद्धार्थ शंकर रॉय के नेतृत्व में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया, बूथ कैप्चरिंग की और वाम दलों को सत्ता से बाहर रखने के लिए राजनीतिक हत्याएं हुई। पश्चिम बंगाल के लोग इनकी संख्या 11,000 तक बताते हैं। 1972 राजनीतिक हत्याओं का चरम था, लेकिन तब सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान बांग्लादेश बन गया था। अवैध तरीके से लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल में दाखिल हो रहे थे। नक्सल आंदोलन भी शुरू हो गया था और अपने चरम पर था। वाम दलों को भी इनका समर्थन था। तो केंद्र और राज्य की सत्ता ने दोनों को एक साथ कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। फिर से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हुई। इस बीच आपातकाल भी लगा और कांग्रेस की मुखालफत करने वाले सारे लोग जेल चले गए। 1977 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में फिर से राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गईं। जो राजनीतिक लोग आपातकाल की वजह से जेल में बंद थे वही सुरक्षित रहे, बाकियों को हिंसा का सामना करना पड़ा। बूथ कैप्चरिंग हुई, आगजनी हुई, अपहरण हुए, हत्याएं हुई और फिर उस चुनाव में वाम दलों को जीत हासिल हुई। ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम दलों की सरकार बनी। इसके बाद वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सत्ता के संरक्षण में हिंसा शुरू कर दी। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगी। साल 1997 में तब के गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में आधिकारिक तौर पर कहा था कि 1977 से 1996 के बीच राजनीतिक हिंसाओं में करीब 28,000 लोग मारे गए थे। और इस पूरे दौर में राज्य की सत्ता पर काबिज कौन था? वाम दल। मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। उसके बाद पश्चिम बंगाल की कमान संभाली बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। 10 साल तक वो भी सत्ता में रहे। 2011 में राज्य की सत्ता में आई ममता बनर्जी। कभी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कद्दावर नेता रही ममता बनर्जी को आंदोलन के दौरान वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की कोशिश की थी।
वो साल था 1990, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। अपनी अलग तृणमूल कांग्रेस बनाकर 2011 में सीएम बनने वाली ममता बनर्जी ने कुर्सी संभालते हुए कहा था कि उन्हें बदला नहीं, बदलाव चाहिए, लेकिन ये भी सिर्फ कहने की बात थी। उन्हें 1990 का वो दौर याद था। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक बंगाल में राजनीतिक हत्याएं होती ही रही हैं। रही सही कसर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगस्त 2020 में ही 223 रेप और 639 अपहरण की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन सभी वारदात में एक चीज कॉमन है और वो है सत्ता। जो सरकार में रहा है उसकी मुखालफत करने वालों की हत्या होती ही रहती है। अभी सत्ता में टीएमसी है और उसकी सबसे बड़ी विरोधी बनकर बीजेपी उभरी है, तो उसके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि इससे पहले टीएमसी के सबसे बड़े विरोधी वामदल थे, तो उनके कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी। जब टीएमसी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी और वामदल सत्ता में थे, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी। ये पश्चिम बंगाल की सत्ता का रक्त चरित्र है। यहाँ पर खून बहना कब बंद होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी तो विधानसभा चुनाव हैं, तो उसमें क्या होगा वो देखना बाकी है। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।